के बारे में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, और अभी उसने क्या स्टैंड वो ले रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा मैंने और ऐड किया है इसमें। ऐड मैंने क्या किया इसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और स्टेट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और स्टेट को क्या करना चाहिए, उस स्टैंड को हम देखेंगे कि क्या स्टैंड मॉनेटरी मतलब आरबीआई को लेना चाहिए, फिर फिजिकल साइड से क्या स्टैंड लेना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो हम पढ़ेंगे थोड़ा। फिर AQI के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि आज फिर आया न्यूज़पेपर रिवीजन हो जाएगा। सफ़र AQI के बारे में पढ़ लेंगे। FATF फिर आया न्यूज़ में, IAE फिर आया। मैंने बोला न्यूज़ में चलेगा जब तक इशू रिसॉल्व नहीं होता है। और फिर RTI फिर आया न्यूज़पेपर में, RTI के बारे में हम जान लेंगे RTI में क्या प्रॉब्लम की गई। अभी उसने कुछ बताया, डिसएडवांटेज बताई हैं जो गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, पावर कम कर दिए ना, डाइल्यूट कर दिया पावर CIC की वो। फिर जैकॉब भी आया आज न्यूज़ में, मतलब ये JCPO। फिर सेडिशन लॉ के बारे में आर्टिकल आया, सेडिशन हम पूरा पढ़ लेंगे, सेडिशन में क्या खामी है, किस वजह से लगाया जाता है। फिर ये आज की न्यूज़ है, वो पुरानी न्यूज़ थी, ये आज से है। सऊदी अरेबिया ने ओपन किया कि वुमेन्स को भी आर्म फोर्स में आने के लिए, तो एक लाइन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लिख सकते हो। फिर केदारनाथ केस, मतलब कुछ केसेस आए मतलब रिलेटेड टू सेडिएशन, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा पूरा, ब्रिक्स नेशन मतलब ब्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। फिर CACPA बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस जो हुआ, इसके बारे में तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी न्यूज़ है और थोड़ा साइलेंट चलेंगे। पहले क्या है कि फॉल हो गई है गवर्नमेंट पुडुचेरी में, कि पुडुचेरी में कि गवर्नमेंट की जो ट्रस्ट ऑफ वोट पेश करना था, कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना, आपका शो करना था आपको लेजिस्लेटिव में, वो फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन नहीं था, वो पहले ही नहीं पता था, नहीं था, क्योंकि 4-5 विधायक वो बीजेपी में आ गए थे, तभी उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो पहले से नहीं था, तो आपको क्या मेंशन करना है, हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्या था या क्या नहीं था। हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि पुडुचेरी किस किस स्टेट में आता है। ये आप कमेंट कर में आप सर्च करोगे, एक केरला में आता है, एक तमिलनाडु में आता है, 2 तमिलनाडु में आते हैं और एक आंध्र प्रदेश में आता है। तो ये आपको सर्च करना है कि किस किस स्टेट में पुडुचेरी आता है, ये आपको सर्च करना है जाके। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिक्स नेशन समिट हुई है, मतलब कि हो सकता है कि जो चाइना के PM है, आपके प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आ सके, जो कि इंडिया में होनी है समिट, तो क्या पता वो इंडिया आए, ऐसा हो दिख रहा है सोर्स से। जी में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समिट के बाद जो डिक्लेरेशन होगी उसको हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले क्या हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिक्स क्या है। तो हम आ जाते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, ब्रिक्स जो नेशन था वो बना था, कब बना था, ये पूरी फुल फॉर्म में ही इसका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लास्ट जोड़ा है तो इसका S लास्ट में आता है साउथ अफ्रीका का, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन, इन कंट्री वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन है और 30% GDP है पूरे वर्ल्ड का, अगर हम ब्रिक्स नेशन 5 नेशन को मिलाएं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है उनका एक ग्रुप है। एनुअली मीट करता है, हर साल मीट करता है। और ये कोई तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जिट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज़ एन एनुअल समिट बिटवीन सुप्रीम लीडर ऑफ 5 नेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर एक एनुअल मीटिंग है, जो सुप्रीम लीडर है 5 नेशन की वो है। और इसके चेयरमैन कैसे बनते हैं आपको कमेंट में बताना राइट नाउ, इसके चेयरमैन कौन सी कंट्री के पास है चेयरमैनशिप, और कैसे बनते हैं इसके अनाउंस है। पहले B बनेगा, फिर R बनेगा, फिर I, फिर C, फिर S, और उसके बाद फिर घूम के आ जाएगा B पे। तो आपको बताना है कि ग्रुप में बताना है कि कौन सी कंट्री का। ये मेरे लिए फ़ायदा नहीं होता, मुझे पता है, या आप सर्च करोगे आपके दिमाग में बैठेगा कौन सी कंट्री का है। तो उसके बाद आपको पता है साउथ चाइना का होगा, तो अब साउथ अफ्रीका का बनेगा, फिर ब्राज़ील का आ जाएगा, फिर रशिया, फिर इंडिया। तो ऐसे इनकी चेयरमैनशिप जाती है। कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। ये 2001 में कुछ इकोनॉमिस्ट थे आपके, जेन ओनेल्स और गोल्डन शेक, इन्होंने रिपोर्ट दी थी एक ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए इन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी। तो उसको देखते हुए 2006 में इन्होंने UNGC की मीटिंग के साथ एक इनफॉर्मल वे में मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे UNGC की मीटिंग होती है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, तो उसके साथ ही साथ इन्होंने फॉर्मली इनफॉर्मली मीट करना स्टार्ट कर दिया था 2006 से। फिर ये बात चलती गई तो 2009 में रशिया में इन्होंने क्या बना लिया, ब्रिक्स बना लिया। 2009 में ब्रिक्स की फॉर्मेशन कर दी, फर्स्ट मीटिंग होगी फॉर्मली। 2010 में आके साउथ अफ्रीका भी से ज्वाइंट हो गया, तो लास्ट में साउथ अफ्रीका, तो S बाद में आया, तो S लास्ट में ज्वाइंट हो गया। इसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं, वही बड़े बड़े नाम, कि मोर सस्टेनेबल लाना है, इक्विटेबल लाना है, म्यूचुअल
बेनिफिशियल डेवलपमेंट लाना है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिमिनेट करना है, तो वही सब जो है तो उन सब के ही उसमें सब चीज़ें हैं। अब क्या हुआ इसकी फोर्थ, ये नाइन्थ नहीं है, फोर्थ है, फोर्थ ब्रिक्स समिट में क्या हुआ, न्यू दिल्ली में हुई थी, 2012 में हुई थी। उसमें क्या रखा गया, न्यू डेवलप बैंक को पॉसिबिलिटी मतलब प्रपोज किया गया, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसे प्रपोज किया गया, फॉर्मुलेट नहीं हुआ, ऐसा आगे रखा गया कि हमें एक बैंक बनाना चाहिए। तो वो कहाँ रखा गया, न्यू दिल्ली में हुई थी, क्योंकि इंडिया में हुई थी इसलिए इंपॉर्टेंट, 2012 में। और फिर 2 साल बाद जब 6 समिट हुई थी इसकी, आपकी फोर्ट जिला में जो हुई थी आपकी, उसमें स्टेब्लिश हो गया आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, और उसे फोर्ट जिला डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, आप उसका ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना डिक्लेरेशन में क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है, शंघाई के अंदर है, ठीक है ना। और इसमें ऑल मेंबर आर प्रोसेसिंग इक्वल राइट, तो इसमें सब ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़्यादा पैसे ज़्यादा राइट है, सबके इक्वल राइट है, सबके इक्वल स्टेक है इस बैंक में, सारी जो 5 कंट्री हैं सबके इक्वल है। तो आपको याद रखना है कहाँ बना था ये, 2014 में आपका फोर्टलेजिया में जो डिक्लेरेशन हुआ था उसके अंदर ये बना था। और प्रपोज कब हुआ था, ये 2012 में न्यू दिल्ली में इसकी फोर्थ समिट थी, उसमें प्रपोज हुआ था। अब ये क्या है कि इसके अंदर एक अरेंजमेंट भी है, उसे बोलते हैं आपका कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बोलते हैं। उसमें क्या है मैं आपको सीधा बता दूं, कुछ नहीं है उसमें। उसमें क्या करना है उन्हें, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जैसे आईएमएफ लोन देता है ना, अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी कंट्री में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जैसे कर्जा, वो एक बुक होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक होती है, किस देश से आपने कितना पैसा लिया, कितना देना है, तो उसमें डेली के ट्रांजेक्शन चलते हैं। अगर उसके क्राइसिस आ जाते हैं, आप पे डेप्थ बढ़ जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देता है अपने मेंबर कंट्री को फॉर करेंसी स्वैप टू हेल्पिंग मिटिगेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सिचुएशन। जैसे जो काम आईएमएफ करता है ना, आईएमएफ का काम भी क्या है, इंडियन वो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी काम क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपके बीओपी में क्राइसिस आया तो आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो इसका ही मतलब ये है कि कॉन्टीजेंट रिजर्व जो आपका अरेंजमेंट है उसमें भी ये है, इंक्रीज द स्टेंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस, ब्रिक्स नेशन साइंड ब्रिक्स आपका सीआरए इन 2014। ये भी कहाँ पर होता आपकी, ये भी आपकी फोर्टलेजिया जो डिक्लेरेशन थी उसी के अंदर हुआ था। तो सीआरए भी याद रखना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के समय क्राइसिस आ जाएंगे, डेप्थ में कंट्री फंस जाएगी, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड देता है, इसके अंदर ये है सीआरए के अंदर, ब्रिक्स सीआरए। और एक इसमें ब्राजीलिया, मतलब कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन भी हुआ था। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का यूएन के जो चार्टर है ना, फोर्ड चार्टर जो है, उसके प्रिंसिपल प्रपोज किए गए थे, जैसे मल्टीलेटरलिज्म, सेंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो उसमें याद रखना है आपको कि यूएन के चार्टर को लागू किया गया था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पे। 2 डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दी, आपकी फोर्टलिजिया वाली बता दी मैंने, ब्राजीलिया बता दी, इनके अंदर क्या हुआ था। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। तो आपको पता लग गया ब्रिक्स कैसे बना, कितने नेशन थे, कैसे इसके फॉर्मुलेट हुआ। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका AIQ से आएगी, रिलेटेड आएगी, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें क्या है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हो। AQI में बता दूं आपको क्या है, सॉरी, AQI के बारे में आपको बता देता हूँ। AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है ना। और इसमें 6 एयर क्वालिटी कैटेगरी होती हैं, गुड, और उसके बाद आपका सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, आप देखते ही होंगे। उसके हिसाब से कलर भी होते हैं, गुड का ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अगर गुड है तो उसके लिए कुछ, अगर वेरी सीवियर हो जाती है तो करते हैं ना, कुछ कंडीशन लेती है गवर्नमेंट, ये बैन कर दो, ये चीज़ कर दो, ये चीज़ कर दो, तो उसके हिसाब से कलर भी होते हैं, उसके हिसाब से कंडीशन भी लेती है। तभी इसका नाम 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन रखा गया। इसमें कितने 8 पॉल्यूटेंट होते हैं आपका, आपका ओजोन ग्राउंड लेवल पे, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर ऊपर वाले लेवल पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ये इसके क्या होते हैं, 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। और ये डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, डेली बेसिस होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आज निकाल दिया फिर 4 दिन बाद ही, डेली बेसिस निकलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। 2014 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, डेवलप किसने किया था, CPCB ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, और विद IIT कानपुर के साथ। ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है CPCB। अब CPCB कैसे बनी, CPCB एक स्टेटरी बॉडी है जो वाटर एक्ट
से बनी थी 1974 के, और इसे पावर कहाँ से मिलती है? एयर एक्ट से मिलती हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से पावर दी गई है। और एक कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को, किस एक्ट के अंदर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है अंदर। और प्रिंसिपल फंक्शन क्या है इसके, कि प्रिंसिपल फंक्शन है ना सीपीसीबी के, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो दो ही एक्ट से मिलती है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, एयर और वाटर एक्ट से। वाटर और एयर एक्ट से इसे प्रिंसिपल फंक्शन की वो मिलती है, कि मतलब मूल अधिकार इसे कहाँ से है? इन दो एक्ट से है, पर ये तीसरे अधिकार से, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 से भी पावर प्रोवाइड करती है किसको? मतलब कि टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को। अब आता है सफर, क्योंकि देखो हमने एयर क्वालिटी पढ़ा, सफर क्या है? सफर क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च। वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च आ गया तो आईएमडी आएगा, क्योंकि एयर क्वालिटी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के है। इसमें वेदर फॉरकास्टिंग आ गया तो आईएमडी आ जाएगा, रन बाय आईएमडी। और आईएमडी किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहीं पे वो उल्टा सीधा करता है, यूपीएससी उल्टा सीधा कर देता है, इसे बोलेगा सफर, इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। अभी डेवलप किसने किया? इंडिजीज ने डेवलप किया गया, भारत ने ही बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो आपका पुणे के अंदर है, इसने बनाया है। और ये पैन इंडिया नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं लगा हो, जैसे आपके एयर क्वालिटी के सब जगह लगे होते हैं, पर ये पूरे इंडिया में नहीं है। ये 3-4 ही स्टेट में, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और मुंबई के अंदर ही सफ़र को इस्टेब्लिश किया गया। और ये क्या करता है? ये एडवांस वेदरिंग सिस्टम देता है, कि 24/7 बाइसिस देता है। और आपका रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब रियल टाइम मतलब क्या होता है? जो समय चल रहा है वही दिखाएगा। रियल टाइम क्या है? मतलब कि जैसे 11 बज रहे हैं अभी, तो 11 ही दिखाएंगे, 10:30 ही दिखाएंगे, ये नहीं कि थोड़ी लेट दिखाएंगे। तो रियल टाइम दिखाता है 24/7, और 72 घंटे पहले एडवांस वेदरिंग कर देता है। वेदरिंग तो 72 घंटे पहले कर देता है, और एयर क्वालिटी के जो चल रहा है वो दिखाता है रियल टाइम 24/7 बेसिस। ठीक है ना? अब सफ़र के अंदर कुछ इंट्रीगल पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट एयर क्वालिटी, मतलब ये क्या है? ऑपरेशन इन दिल्ली में स्टार्ट हुआ, ये सब था इंट्रीगल पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट एयर क्वालिटी। अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेट इन दिल्ली, ये सफर यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी हम किस चीज़ की मॉनिटरिंग करता है? टेम्परेचर की, रेनफॉल की, ह्यूमिडिटी की, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन और सोलर रेडिएशन, इन सब की मॉनिटरिंग करता है। ठीक है ना? और इसके बाद इसमें क्या लिखा गया है कि देखो इसके पॉल्यूटेंट क्या है सफ़र के? सारे वही पॉल्यूटेंट है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में थे, एक्सेप्ट एमोनिया और आपका लेड को छोड़ के। और 4 और ऐड हो जाते हैं आपका ईन वाले, ईन ग्रुप वाले। ईन ग्रुप वाले आपका बेंजीन, आपका टोलुइन, आपका जैलिन और एक मरकरी। मरकरी क्यों? टेम्परेचर नापेगा, ऐसे याद रख लेना। टेम्परेचर नापेगा, टेम्परेचर के थर्मामीटर होता है, मरकरी होती है, तो मरकरी भी ऐड किया गया। इन वाले 3 किए गए सफ़र के अंदर, और सारे एयर क्वालिटी के एक्सेप्ट NH3 और PB। तो ये हो गया हमारा सफ़र। मैंने आपको कौन सी बॉडी चला रही है इसे, कौन सी इसे चला रही है, सीपीसीबी किसके अंदर, एयर क्वालिटी किसके अंदर, और सफ़र किसके अंदर आता है, ये मैंने आपको बता दिया। कई बार रिवीजन करा चुका हूँ, हट गया होगा। ये हो गया आपका सफ़र। इम्प्रूव टुडे, तो ये कैटेगरी बताएगा, क्या कैटेगरी? पुअर कैटेगरी में आ चुका है, वेरी पुअर टू पुअर कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है ना? तो ये वाला देखो 288 ऑन मंडे, इसके नंबर भी होते हैं, 96 to 90 नोएडा में इतना था। चलो आगे चलते हैं, आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारा, किस चीज़ आती है? पहले मैं आपको साइड वाली न्यूज़ पढ़ा देता हूँ, ओपिड मतलब कि एडिटोरियल पेज की। पहली न्यूज़ जो आती है इसमें आती है, अदर गवर्नमेंट माइट टू टेक केयर, मतलब कि टेक क्योर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया लॉ। अभी ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया ने के मतलब कि लॉ ला दिया है। जो फेसबुक और गूगल ने क्या करते थे, वहाँ पे आप फेसबुक खोलते हो, आपको फ्लैश न्यूज़ दिखाते हैं वो, कि यहाँ पे कंट्री में ये हो रहा है, इस कंट्री में ये हो गया, आपदा आ गई, तो अपनी फ्लैश न्यूज़ दिखाते हैं। तो क्या करते थे वो, फ्लैश न्यूज़ दिखा के पैसा तो उन्हें मिल जाता था, आप न्यूज़ उस पर देख लेते थे। तो उससे नुकसान किसका होता था? जो न्यूज़ चैनल है उनका, जर्नलिस्ट का नुकसान होता था। और विदाउट एनी टैक्सेस वो न्यूज़ दिखा रहे थे अपनी उस पर। तो एक ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने वहाँ पे लॉ लेके आ गई, और लॉ ला के बोल दिया कि अब ऐसा है, जो अभी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज गूगल एंड फेसबुक पे न्यूज़ पब्लिकेशन फॉर देयर यूज़ ऑफ कंटेंट प्रेजेंट ए गवर्नमेंट डेमोक्रेसी विद द आइडिया। तो मतलब क्या है कि आप टैक्स दोगे, और जो टैक्स का पैसा आएगा वो जर्नलिस्ट के पास जाएगा, जो न्यूज़ लेके आते हैं उनके पास जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ऐसा गलत कर रहे हो आप, ये कर रहे हो, तो वहाँ पे बाइकॉटेशन स्टार्ट हो गया, बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक ने फेसबुक और गूगल को बाइकॉट करना स्टार्ट हो गया है। तो इससे आर्टिकल क्या बोल रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया स्टैंड ले रहा है वो क्या किसी और कंट्री को भी लेना चाहिए? जो ऑस्ट्रेलिया भी स्टैंड ले रहा है, क्या किसी और कंट्री को भी लेना चाहिए? ऐसा
आपका कौन बोल रहा है? ये एडिटोरियल बोल रहा है कि और कंट्री को भी ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि रिजल्ट टू अक्रॉस द वर्ल्ड मैनी हैड गॉन द बिजनेस एंड द हंड्रेड ऑफ थाउजेंड जर्नलिस्ट हैव लॉस्ट देयर जॉब। वो तो बेचारे लॉस्ट छोड़ रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि एक ही चैनल सब कुछ दिखा रहा है, उसके मोनोपोली, वो टेक मोनोपोली बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी की मोनोपोली फेसबुक और गूगल ने इकट्ठी कर ली है। आप कुछ भी देखो, मैंने एक जीन्स का ऐड सर्च किया, वो 2 मिनट बाद में फेसबुक पे चल रहा है, 3 मिनट बाद में इंस्टा पे ऐड आ रहा है। तो वो तो एक मोनोपोली क्रिएट कर लिया उन्होंने। व्हाट्सएप ने इंस्टा खरीद लिया है, इंस्टा ने फेसबुक, तो एक मोनोपोली चलती आ रही है। तो उस मोनोपोली को रोकने के लिए हमें कुछ स्टैंड लॉ लाने पड़ेंगे, कुछ बिल्स लाने पड़ेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्क कर रहा है। तो इसमें अकेला नहीं है। What this may change, Australian Prime Minister Morris himself taking initiative to reach out the Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी एंड कैनेडियन। अब तो जाने फैलने लगा है, लोगों को पता लगने लगी है ये सिस्टम चल रहा है। तो हम भी लाइसेंसिंग पॉलिसी डील करने के लिए, अपने उनको डील करने के लिए, उनकी पॉलिसी को रोकने के लिए हमें भी कोई ना कोई लॉ लाना होगा। ये वाला आर्टिकल ये बोलता है, ये हम पढ़ेंगे नहीं कि बीजेपी कैसे गेन कर गई इंजीनियरिंग इलेक्शन पुडुचेरी, ये हम पढ़ेंगे नहीं। दूसरा जो एडिटोरियल आता है, डीलिंग विद बिगर नेबरहुड चाइना। इसमें क्या दिखाया गया, चाइना की जो हमारे अभी तक चाइना से हमारे क्लैश, मतलब कि स्टैंड ऑफ चल रहा था। मैंने आपको बताया जून में अभी तो हमारे गलवान वैली में जवान भी शहीद हुए थे, और ऐसा कई डिकेड में ऐसा हुआ है कि 1967 के बाद ऐसा हुआ है कि क्लैश हुआ है हमारा चाइना से, और हमारे उस बॉर्डर पे हमारे जवान भी शहीद हुए हैं और उनके भी हुए, जैसे उन्होंने बताया था। तो अभी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं कि हमारी कहाँ से मतलब उनके साथ एग्रीमेंट होना स्टार्ट हुए, लड़ाई ये वो सब चीज़ के, तो इसमें कुछ बात की गई है। पहले ये अभी की कंडीशन बताते हैं कि तिब्बत को फॉलो, से तिब्बत को फॉलो करनी चाहिए थी, हम मैकमोहन लाइन को मानते हैं, एंड तिब्बत नेवर की पोजेस द राइट। कुछ अभी की बात की है जो भी चला है कि गलवान में समर ऑफ द स्टैंड हुआ गलवान वैली में। मैंने आपको बता चुका हूँ मैप में कैसे दस की ऊपर कौन सा आता है, नीचे तक कौन सा आता है मैप में, आज नहीं दिखाऊंगा, लंबा हो जाएगा। तो सारी जो मेन बातें स्टार्ट होती है कि पीस एग्रीमेंट ओवर टाइम कहाँ से स्टार्ट हुए, 1993 से स्टार्ट हुए। इंडिया एंड चाइना हैज़ अराइव द नंबर्स ऑफ एग्रीमेंट टू मेंटेन द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, प्रमोट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBMs। ये स्टार्ट हुए। पहला कब एग्रीमेंट हुआ? पहला एग्रीमेंट 1993 में हुआ। किस नाम से हुआ? एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन LAC। ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट आपका 1996 में हुआ, एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो मतलब कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हुआ। फिर प्रोटोकॉल साइन हुआ, मतलब कि इंडिया और चाइना के बीच में, इम्प्लीमेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग, फिर मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग का गया लाइन ऑफ कंट्रोल 2005 में। फिर 2012 में फिर साइन हुआ कि मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म आपका कंसल्टेशन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन बॉर्डर अफेयर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइन होते गए। ये क्या कंपेयर करेंगे, इसे रशिया के साथ कंपेयर करेंगे। इसे रशिया के साथ कंपेयर करके फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे हम क्यों हार गए। सीधी सीधी बात है, पहले ये इंडिया के बताएंगे ये सब हुए, और फिर ये क्या करेंगे, हमने क्या स्टैंड लिया, क्या हुआ, कि रिसॉल्व अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक कोई पीसफुली हम रिसॉल्व नहीं कर पाए, अभी तक हमारे झगड़े चल रहे हैं जब से चलते आ रहे हैं। तो ये सारी बात करके रशिया से कंपेयर करेंगे। ये क्या बोलेंगे, रशिया ने भी सेम ईयर 993 में उनका भी डिस्प्यूट था, उनका भी डिस्प्यूट था चाइना से लैंड से लेके, तो उन्होंने ट्रीटी साइन की 993 में भी की, 996 में भी करी, और मिलिट्री कॉन्फिडेंशन बहुत सारी चीज़ साइन की। उनका कोई आइलैंड है, देखो आपको नाम दिख रहा है आपका, दामन स्काई करके आइलैंड्स है, ये था उनका डिस्प्यूट, इससे था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैप में जाके, ये आइलैंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो निशान दिख रहा है ना, देखो ये कौन सी रिवर है, ये रिवर है रशिया और चाइना के बीच में है, और ये उस्सूरी रिवर है, उस्सूरी रिवर चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये आपका दमन स्काई आइलैंड्स है, ये चाइनीज़ में नाम लिखा है ये वाले आइलैंड्स। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो दमन स्काई, देखो आप कहाँ पढ़ते हैं, ये किधर पढ़ते हैं, ये भी देख लो आप। ये सी ऑफ जापान है, स्ट्रेट ऑफ टटरी है, सी ऑफ जापान है, इसके ऊपर पढ़ते हैं। तो उस्रू रिवर भी आपको याद रखना है, और यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इनका इशू किस चीज़ से था, इनका इशू इसके साथ था, इसका इशू इनके साथ चलता आ रहा था इसका इशू। तो इन्होंने सॉल्व किया, और क्यों ये जीत गए अपनी, इन्होंने क्या किया ऐसा कि ये इस चीज़ में इंडिया ने अब तक इतने सारे एग्रीमेंट हुए, ये 2 एग्रीमेंट हुए थे 993 में, 996 में, और वो जीत चुके हैं। ऐसा क्यों बोला भाई, वो एक पावरफुल कंट्री है, सीधी सीधी बात आ रही है। चाइना इज़ द बिगेस्ट पावर इन कंपेयर टू इंडिया, कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। उस टाइम पे सोवियत यूनियन था अंडर द, मतलब कि, तो
चाइना दबना पड़ा, चाइना को मानना पड़ा। तो इन्होंने क्या बोला है, हमें अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है और पावर को हमें कमज़ोर नहीं करना है। सारी बात इसमें यही बोली गई है। कंपेयर की गई दोनों कंट्री के बारे में कि हमारे ये एग्रीमेंट साइन हुए, कुछ याद मत रखना, और फिर रशिया के ये एग्रीमेंट साइन हुए, ये वाले साले इस आइलैंड के ऊपर इनकी लड़ाई थी, और ठीक है ना, क्यों हम दब गए, क्यों वो नहीं दबे, वो इसलिए बात था कि इसमें लिखा गया कि 5 एग्रीमेंट वी साइन बिटवीन 1993 टू 2013 वर नॉट, कि आपको ट्रेंड एनवायरमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजी इनहेंसमेंट द म्यूचुअल ट्रस्ट, कोई डेवलप नहीं है, पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर प्रमोटेड बोथ बायलेटरल एंड रीजनल अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये सब चीज़ें अभी तक नहीं हुई है। जैसे अनलाइक रशिया एंड चाइना के केस में हो गया, नो फाइनल बाउंड्री सेटलमेंट अकॉर्डिंग द CBMB 2, मतलब कोई इनके बीच में है ही नहीं कोई इशू। ऐसा क्यों बोला है कि ऐसा क्यों बोला है इन्होंने? एक तो बोला है कि LAC रिमेन अनस्टेबल, ठीक है ना। थर्ड क्या बोला है कि चाइना इज द बिगर पावर अनलाइक द सोवियत यूनियन अंडर द, आपका मतलब कि डीलिंग विद ब्राज़ील है। मतलब सारी बात इन्होंने क्या बोली है, इन्होंने कंपेयर किया कि इंडिया के साथ इतने एग्रीमेंट हुए और रशिया के साथ 2-3 एग्रीमेंट हुए और उनके बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। अब हम अभी तक इस चीज़ में जूझ रहे हैं, अभी तक हमारा नहीं हो पाया है। उन्होंने क्या कंडीशन बताई है, एक तो मतलब कोई हमारा बाउंड्री का कोई हमारा कोई एक्ट ऐसा साइन नहीं हुआ है कि हम बाउंड्री डिवाइड कर ले। दूसरी चीज़ हमारी क्या हुई है कि हम थोड़े से चाइना से इन कंपेयर टू चाइना, चाइना एक बिग पावर है एशिया में, तो हम उसके मुकाबले थोड़े है इन ऐसे। रशिया उस टाइम सोवियत यूनियन था, पावरफुल वर्ल्ड था आपका ईस्ट साइड में, आपका ईस्ट साइड में एक पावरफुल पुल था। तो ये सारे रीज़न इन्होंने बताए हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एक डिप्लोमेटिक स्टैंड देना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज आवर पावर, और पीछे नहीं हटना है। ये सब इसमें बातें बोली गई है इस वाले आर्टिकल में, डीलिंग विद बिगर विद चाइना। मैं आपसे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आज तो नहीं दिखाऊंगा, कि एक हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी, 3 म्यूचुअल और 11 पिलर स्ट्रेटेजी थी। वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, उस स्ट्रेटेजी के हम वर्क करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 पेज की स्ट्रेटेजी मैंने पढ़ाई भी थी, पर मैं आज नहीं दिखाऊंगा, स्ट्रेटेजी बाद में दिखाऊंगा, जो मैं नोट्स में नहीं, आज लिखे ही नहीं है मैंने। दूसरी न्यूज़ आती है आपका, एडिंग हैप टू डिप्लोमेसी विद सम हेल्प फॉर साइंस। इसमें सीधी सीधी बात क्या बोली गई है कि आप साइंस का यूज़ करके, कोई पेंडेमिक टाइम चल रहा है, सब देशों को वैक्सीन की ज़रूरत है, आप अपनी इनोवेशन और साइंस को इंक्रीज करके आप क्या बन सकते हैं, ग्लोबल लीडर का रोल निभा सकते हो। ये ऐसे बोल रहा है ये वाला आर्टिकल। अभी क्या बोला, हमने एक स्कीम चलाई है वैक्सीन आपकी मैत्री। इसमें क्या होगा, जो हमारे आसपास के नेबर वाले नेशंस है ना, गरीब बांग्लादेश हुआ, मालदीव्स हुआ, श्रीलंका हुआ, और भी जो नेशंस है, उनको हम क्या वैक्सीन सप्लाई करेंगे इस वैक्सीन मैत्री के अंदर। वैक्सीन मैत्री के अंदर ये काम है सप्लाई करना, कि इमीडिएट नेबर को, अपने नेबरहुड को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल लीडर अपना अपने एरिया में ऐसा काम करके हम ग्लोबल लीडर वाला रोल निभाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हम अब सोच रहे हैं साइंस और इनोवेटर के बारे में। पास्ट में जो हमारे फर्स्ट PM थे जवाहरलाल नेहरू, ही एड्रेस द कंट्री साइंस कांग्रेस 1959 में जनवरी में उन्होंने एड्रेस किया था और बताया था, एक साइंस जो है ना, ये अवेयर किया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ साइंस को बताया था उन्होंने, कि ठीक है वो एक पावर है कि साइंस और इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे किसी कंट्री पे तो ग्लोबली अपना रोल अच्छा कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में सारी ये बात की गई है कि हमने क्या क्या साइंस के ऊपर किया है। एक तो हमने टाई किया है विद इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट गिविंग राइज एग्रेसिव चाइना, ठीक है ना। उसमें हमने टाई किया है कि इंटरनेशनल चाइना की जो अपनी टेक्नोलॉजी साइंस है उसको कम करने के लिए हमने टाई किया है US के साथ। देखो उसमें लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है। फिर हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, किन के साथ साइन किया, साइंस टेक में इन सारे नेशंस के साथ साइन किए, इसराइल, जर्मनी, यूरोप, सिंगापुर, ये। और फिर हमने क्या किया है कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप साइन किया फ्रांस और रशिया के साथ। तो हमने कुछ ये अपनी पावर बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिकल, और आपका और भी स्ट्रेटेजिकल हो गया आपका ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, तो हमने साइन किया अपनी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिव आइडिया को बढ़ाने के लिए। और हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी जो 2020 आई है वो क्या बोल रही है, तो हमें अपनी इनोवेटिव आइडिया साइंस टेक्नोलॉजी को पोर्शन को बढ़ाना है। अटल इनोवेशन मिशन लिख सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो, तो हम उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन विद द, मतलब कि ये नेशनल इंटरेस्ट में होता है, और तरह से हम एक तरह से इस चीज़ को बढ़ा के हम अपना ग्लोबल रोल निभा सकते हैं। तो इन्होंने सब चीज़ यही बोला है।
He restructured with the cyber diplomacy division and the e-governance information technology division and new emergency strategy of technology की डिवीज़न। तो हम ये सब चीज़ें मिला के अपना क्या कर सकते हैं, हम अपना ग्लोबल रोल बढ़ा सकते हैं। सारी बात ये बोली है। अभी आता है कोविड टाइम पे, हमने क्या किया है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एक तो वो आपकी हाइड्रो ऑक्सीलाइड क्लोराइन जो दवाई थी वो सेंड की हमने 150 नेशन को, और पैरासीटामोल की टैबलेट 150 नेशन को, तो हमने क्या किया, सर्व किए हैं, भेजी हैं। और इंडिया फार्मेसी मतलब फार्मास्यूटिकल फर्म आपको पता है कितनी ऊपर है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है डेवलपिंग करने में, मतलब कि प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है ना। और सीरम इंस्टीट्यूट अभी काम कर ही रहा है एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड में। फिर हमारी भारत बायोटेक जो हमारी कोवैक्सीन है, वो वैक्सीन हम दूसरे देशों सप्लाई कर रहे हैं, ब्राज़ील को दी, और भी देश डिमांड कर रहे हैं उस वैक्सीन की, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और फिर हम ये लिख सकते हैं, ये वैक्सीन आपका मैत्री, हमने मिशन चलाया आसपास नेशन को देने के लिए, अपने आसपास नेबर कंट्री को देने के लिए वैक्सीन, ठीक है ना। एस्टेब्लिश ए लीडर इन द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, हम देखते हैं लीडरशिप का रोल निभा रहा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, रोज टू चैलेंज ऑफ द ग्लोबल प्रोविजंस। तो इन सब चीज़ों की बात की गई। अभी सीधा बात क्या करता है, हमें और क्या करना चाहिए, ये आ गया एरिया ऑफ रिव्यू, ठीक है ना। एरिया ऑफ रिव्यू में आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है उसको मतलब बढ़ाना चाहिए, उसे मैक्सिमम सेल्फ रिलायंस थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर द वेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर इंटरेस्ट मतलब ग्लोबल चैलेंज है, मतलब कि आवर नेशन की वो थोड़े देखने चाहिए। फाइनेंशियल अप्रोप्रिएटमेंट में फाइनेंशियल देनी चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी को पैसा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसने बात की है कि टाइम ऑल्सो राइट फॉर इंडिया फॉर यू यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी टू मेड मोर अवेयर ऑफ द कंट्री फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्ट and to also enable all the stakeholder in the policy establishment to learn more about science and technology to bridge the intellectual divide। सारी सारी बात यही की गई, जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, कुछ भी है, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चल रहा है कि साइंस टेक को बहुत अच्छा बढ़ावा देना है और उसे फंड भी प्रोवाइड करवाना है। और जो आपके इनोवेटिव मिशन है, जैसे आत्मनिर्भर भारत हुआ, और भी जो मिशंस हैं उससे रिलेटेड जो आपको डेवलपमेंट करेंगे, तो उन पर आपको फोकस करना है। साइंस से रिलेटेड बात की गई है इसमें, और इसमें और कुछ नहीं है आर्टिकल में, और आप देख लेना क्या क्या स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है, हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, और भी हम क्या करते हैं। तो इस आर्टिकल में सारी ये बात की गई। दूसरा आर्टिकल आता है आपका सेडिशन के ऊपर। ये क्या बोलेगा सेडिशन के ऊपर, अगर मैं इसके बारे में सेडिशन के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, ये क्या बोलता है आर्टिकल, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ज ऑफ सेडिशन लगता जा रहा है, सब लोगों पे फोकस मतलब कि बढ़ता जा रहा है। इसमें एक रिपोर्ट बताई है, एनसीआरबी का डाटा बताया है, एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताया कि एनसीबी 2016 से 19 तक 160% बढ़ा है, और 2016 में 33% कन्विक्ट, मतलब जैसे मेरे पे सेडिशन लग गया तो 30 चांस थे 33% मैं हो सकता हूँ किया है। पर 2019 जब से 3% लोगों को सजा मिली है, तो आप देख लो 97% लोगों पे फेक ही लगाया गया है। अब तक 3% लोगों को सजा मिली है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से इसका मिसयूज करके लगाया जा रहा है। तो इन्होंने 2 केस का नाम लिया है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप कर्टेल नहीं कर सकते आर्टिकल 19 को। अगर कोई स्लोगन देता है, कोई स्पीच देता है, उससे दंगा भड़कता है, अगर पब्लिक डिस्टर्बेंस वायलेंस होता है और कोई पब्लिक डिसऑर्डर होता है, तो ही आप सेडिशन लगा सकते हो, बिना उसके सेडिशन नहीं लगा सकते आप। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने सेडिशन लगा दिया, ऐसे नहीं होता सेडिशन लगाना, आप कर्टेल कर रहे हो उसकी स्पीच को। और ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट में मतलब कि आपका ये आसिम त्रिवेदी के केस में भी यही बोला गया था। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी कैसे कैसे आपको लगाना है, लास्ट रिसोर्ट में लगाना है आपको, पब्लिक डिसऑर्डर हो तभी आपको लगाना है, ऐसे नहीं बीच में इसमें आप लगा दो। यही सारी बातें की गई कि हेजिटेट होगा, जैसे टूल किट केस चल रहा है, सेडिशन लगाने की बात चल रही है, तो उसमें हैशटैग चल रहा है रूल ऑफ लॉ। तो ये सब चीज़ों की बात चलने की, आप कहीं भी किसी पे सेडिशन लगा सकते हो। और 160% सेडिशन केसेस बढ़ चुके हैं 2016 से 19 तक। किसी को भी आप जेल में डाल रहे हो और सजा बस 3% लोगों को है। क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से लगा रहे हो, उन्हें बेल मिल जाती है। तो ये सारी बात की गई। हम पढ़ेंगे सेडिशन आर्टिकल पे जाएंगे। तो सेडिशन लॉ जो बोलता है आर्टिकल 134 में आता है आईपीसी का, ठीक है। ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, पहली बार इंग्लैंड में ये ऐसा एक्ट बना था, और फिर इंडिया में 1870 में इंडिया में भी लेके आ गए थे, ठीक है ना।
1870 में, जो आईपीसी है उसके अंदर ऐड कर दिया था। सेडिशन सेक्शन 124A है सेडिशन जो बोलता है। और सबसे पहले जिसके शिकार थे बाल गंगाधर तिलक थे 1897 में, ठीक है। फिर महात्मा गांधी भी इसके शिकार हुए थे। यंग इंडियन की मैगजीन में उन्होंने कुछ लिख दिया था, वो भी इसके शिकार हुए थे। और ये कर्व करता है हमारी फ्री स्पीच को, क्रश करता है पॉलिटिकल डिसेंट को, और मतलब कि डिस्ट्रॉय करता है सोल ऑफ गांधी फिलॉसफी, जो गांधी फिलॉसफी के सोल है, राइट टू डिसेंट, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और यूके इसे लेके आया था, इंग्लैंड जो इसे लेके आया था पूरे वर्ल्ड को, इसने दिया था सेडिशन, वो इसे ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, पर इंडिया में अभी तक ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में रोमेश थापावाड़े केस में स्टेट ऑफ मद्रास में बोला है, लॉ वॉज रिस्ट्रिक्ट द स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड बी डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है ना, अगर कोई स्पीच बोली हो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करती है तो आप क्या कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनली आप इसका यूज़ कर रहे हो। और फिर मतलब कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1902 में कुछ चेंज किया गया था, रीराइट किया गया था, जो अंडरमाइनिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट था उसे चेंज करके इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर कर दिया गया था। तो ये एक्ट में कुछ चेंज कर दिया गया था। 1962 में बिहार वाला केदारनाथ वाला केस बताया था कि इंटेंशन टू क्रिएट ए डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, अगर ये तीन चीज़ हो रही हैं तभी कर सकते हो किसी के स्लोगन से। मैंने कोई स्लोगन दिया और डिसऑर्डर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो रहा है, कि आपकी वायलेंस बढ़ रहा है, वायलेंस हो गया मेरी उस स्पीच से, तो ही आप ये केस लगा सकते हो। फिर बलवंत सिंह सुप्रीम टॉप मतलब कि स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, उसमें क्या बोल रहा है, स्लोगन कोई आपका, अगर स्लोगन मैंने दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सेडिशन के अंदर आएगा, तब तक नहीं आएगा तब तक उससे कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना। मैंने कोई स्लोगन दिया, मेरे से कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई दंगा नहीं हुआ, तो वो सेडिशन के चार्ज में नहीं आएगा, ऐसा बलवंत सिंह के केस में बोला गया था। और हम क्यों यूज़ करते हैं सेडिशन का, क्यों यूज़ करते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। एक तो कर्व करना है हमें, जो मतलब मूवमेंट चल रहा है ना, आपका सेसेनिस्ट वाला मूवमेंट चल रहा है उसको कर्व करना है। एरोसिटी आपको प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको, इंटीग्रिटी के लिए कोई, ऑफ इंडिया के लिए कोई चीज़ चल रही है उसको कर्व करना है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कर्व करना है, पब्लिक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम हो रही, तो इन सब चीज़ को बचाने के लिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ को रोकने के लिए हम सेडिशन का यूज़ करते हैं। पर गवर्नमेंट को क्या दिखा रहा है, गवर्नमेंट उसका गलत यूज़ करने लगी है, मिसयूज़ करने लगी है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा क्या बोलता है, 2016 से 19 तक 130% मतलब 60% सेडिशन चार्जेस बढ़ चुके हैं, और अब तक उसमें 3.3% ही लोगों को सजा हुई है। तो इससे क्या पता लगता है, केस तो बढ़ रहे हैं, सजा कम होती जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, गलत तरीके से लगाया जा रहा है। ये मैंने लिखा भी है। चलो तो फिर हम अपने हिंदू पे आ जाते हैं। तो यही सब इसमें बताया गया। दूसरा आता है कि आपका एनिमल एनिमल हस्बेंड्री पे हमें फोकस करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अलाइड सेक्टर है। अलाइड सेक्टर है, किसका अलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर का एक अलाइड सेक्टर है, और ये जॉब क्रिएशन बढ़ा सकता है, फार्मर की इनकम बढ़ा सकता है, तो इस पे इन्हें फोकस करने की बात की गई है। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर काम भी कर रही है। ऐसा कहाँ बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया, क्या फंड बनाया, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया। उसमें क्या किया जाएगा कि मतलब कि अलाइड सेक्टर जो है, मतलब कि एग्रीकल्चर के, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सेक्टर, मतलब उनको क्या किया जाएगा, लोगों को मतलब उसमें पैसा दिया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। और उस डेवलपमेंट से क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय बढ़ सकता है, कि एम्प्लॉय जो है ना 100 मिलियन पीपल को मतलब कलेक्टिव एम्प्लॉय मिल सकता है। आप खुद सोच लो कि दूध बिकेगा, गांव से दूध आएगा, फिर उसे कोई शहर में लेके आएगा, सर्विस प्रोवाइड कराएगा, फिर वो जाएगा, फिर घरों में जाएगा, फिर तो पूरा एम्प्लॉय बढ़ सकता है, मतलब कि आप बढ़ा सकते हो अपना। तो 100 मिलियन के आसपास पीपल को मिल सकता है पैसा, अगर प्रॉपर डेवलप कर दिया जाए एलाइड सेक्टर को, एग्रीकल्चर की जो एलाइड सेक्टर है। एलाइड सेक्टर क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग भी हो गया, गोट रियरिंग भी हो गया, कुछ भी जो साथ में चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि सेटअप किया गया फंड से 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ठीक है, इस फंड में क्या किया जाएगा, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। जैसे आपने लोन लिया ना, डेयरी फार्मिंग के लिए आपने लोन लिया, ठीक है ना, तो उसमें क्या 90% आपका लोन का कवर, मतलब प्रोजेक्ट विल बी, जैसे आपने 1 करोड़ का आपका डेयरी लगाने का प्रोजेक्ट है, उसमें से 90% पैसा कौन देगा आपको, इस फंड से मिलेगा, इस फंड से मिलेगा। और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आपको छूट भी मिलेगी इंटरेस्ट के अंदर, तो 90% पैसा भी मिलेगा इस फंड से, छूट भी मिलेगी। ऐसा आपको कैसे मिलेगा, एक पोर्टल है उद्यमी मित्रा पोर्टल, उसमें जाके आप रजिस्टर्ड कर देना। अगर उन्हें आपका ठीक लगा, आप सही ईमानदारी से अपनी चीज़ रखी, तो आपको पैसा मिल जाएगा। आपको पैसा मिल के आप अपना कोई भी बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, जो अलाइड सेक्टर वाला बिजनेस है,
ठीक है ना, इनको भी लोन मिलेगा, एफपीओस को मिलेगा, प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स को मिलेगा, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योर नॉन प्रॉफिट वाली जो है विद इन द एम्बिट वो भी ले सकते हैं इसके अंदर लोन। और सब सेक्टर मतलब कंसर्न है डेयरी वैल्यू चेन बढ़ानी है, स्ट्रेंथिंग बढ़ानी है डेयरी वैल्यू चेन की, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें अपना। हम तो आपको बताना है इंडिया का कौन सा नंबर आता है मिल्क प्रोडक्शन में, कौन सा नंबर आता है ग्रुप में जाके बताना है। इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटल, उसके लिए कामधेनु वामधेनु स्कीम चल रही है ना, कामधेनु मैंने पढ़ा चुका हूँ गवर्नमेंट स्कीम में, एग्रीकल्चर वाली ये वाली स्कीम में पढ़ा चुका हूँ। तो कौन कौन सी स्कीम चल रही है कैटल से रिलेटेड, कामधेनु हो गई, क्योंकि उसमें क्या करना है ब्रीड को इंक्रीज इनहेंस करना है। फिर बहुत सारी चीज़ें हमें बढ़ानी है, मतलब चीज़ें मिनरल मिक्सिंग, तो इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है फोकस करना है मिल्क बढ़ाने के लिए। दूसरा इन्होंने बात करते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, इसको भी हमें बढ़ाना है क्योंकि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट चिकन मीट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड वेल पोजीशन टू हेल्प टू मिटिगेट द रैम्पिड, मतलब प्रोटीन जो है ना ये चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, अंडा और चिकन। तो उसको हम बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा मिलेगा हमारा, मतलब कि माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम आती है, न्यूट्रिशन इनसफिशिएंट की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हेल्प मिलेगा। और एलाइड सेक्टर है, लोगों की जॉब भी क्रिएट होगी। हमने मिड डे मील में भी इंट्रोड्यूस कर दिया आंगनवाड़ी जो है कि उसमें भी एग दिया जाएगा, कि एग बीन इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ मिड डे मील ऑल्सो, जो खाना चाहते हैं उनको दिया जाएगा। कल मैंने आपको मिड डे मील स्कीम पढ़ाई थी तो उसमें भी दिया जाएगा। फिर कुछ फाइनली क्या करना चाहिए माइक्रो बेनिफिट के लिए रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। इससे क्या बोला गया है कि अगर ये अलाइड सेक्टर बढ़ेगा, आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेयरी फार्मिंग बढ़ेगा और आपका इन ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, एक तो क्लाइमेटिकल चेंज में फ़ायदा मिलेगा और आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फ़ायदा मिलेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, इनहेंस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेकिंग प्रोसेसिंग यूनिट, मोर एनर्जी इफिशियंसी, हेल्प टू मिटिगेट द कार्बन फुटप्रिंट। ये आप बताना कैसे मिलेगा, कैसे इन्वायरमेंट के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। जॉब क्रिएशन होगा, 30 लाख जॉब का क्रिएशन होगा अगर ये लाइवली स्टॉक जो एलाइड सेक्टर है ये इंक्रीज होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्री के लिए इन्फॉर्मेशन है, सेकंड वाला और फोर्थ लार्जेस्ट मीट में, सेकंड एग में, और हम मिल्क प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री हैं आप बताना, और इससे कितना फ़ायदा मिलता है क्लाइमेटिकल फुटप्रिंट रोकने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट रोकने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए फ़ायदा मिलता है अगर ये सेक्टर डेवलप होते हैं। ये आर्टिकल ये बात करता है। फंड का नाम याद रखना, कौन सा फंड बताया था मैंने, बताया था आपको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। और उसमें उद्यमी मित्रा पोर्टल है, उद्यमी मित्रा पोर्टल है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा आपको, लोन भी 90% आपके प्रोजेक्ट का प्रोवाइड किया जाएगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ एफ से रिलेटेड आती है, एफ से रिलेटेड आती है, एफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई नहीं मैंने, चलो मैं बाद में देख लूँगा, मॉनेटरी पॉलिसी लंबा हो जाएगा। एफ क्या था कि फाइनेंस सेक्टर टास्क फोर्स था, ये इंटर गवर्नमेंट मतलब कि इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, बहुत सारी कंट्री मिला के बॉडी बनाई गई है और ये G7 का पार्ट था। G7 कंट्री को मिलकर बनाया था 1989 में, 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। G7 का पार्ट था ये, G7 पेरिस में हुआ था G7 समिट, जो ग्रुप 7 नेशन है उन्होंने बनाया था 1989 में। और ये किस काम क्या करता है, कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करता है। पहले ये इनिशियली स्टेज में किस पे काम करता था, ओनली मनी लॉन्ड्रिंग, पर 2001 में क्या ऐड कर दिया गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग इसमें ऐड कर दिया गया। पहले G7 ने बनाया था, इसमें 36 कंट्री हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। ये वो डिसाइड करता है कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये डिसाइड करता है। ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री आती हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान, और ग्रे लिस्ट में 18 कंट्री आती है, वन ऑफ द पाकिस्तान भी उसके अंदर है। तो नाम जानने की याद रखनी है, 18 कंट्री है। ब्लैक लिस्ट याद रखो, नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो ये हमारा हो गया FATF, ये FATF हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है आपका RTI एक्ट। अभी क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, मतलब रेप गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो RTI एक्ट ने आपने ये पोजीशन कम की है ना कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर आपने कम कर दी, ये सब चीज़ें कर दी, तो उसका रीज़न पूछ रहे हैं। किसी ने RTI लगाई थी, जयराम ने PL लगाई थी, तो उसका रिप्लाई गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपको रिप्लाई इसका क्यों नहीं दिया, तो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, RTI के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया मतलब कि ट्रेड डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है मॉरिशियस से, किसके अंदर हुआ है, लाइन ऑफ क्रेडिट 100 मिलियन देगा डिफेंस को। लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बताया था कल, क्या होता है, एक तरह के बाउचर्स होते हैं। आप FBB में जाते हो या बिग बाजार में जाते हो, आपको बाउचर दे देते हैं कि आप फ्यूचर में आके शॉपिंग कर लेना, कहीं और यूज़ नहीं कर सकते आप उसका, वहीं यूज़ कर सकते हो।
बिग बाजार में यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप के अपने 100 मिलियन इनको क्या दे दिए, कूपन टाइप दे दिए कि आपको डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदनी होगी तो आप इंडिया में आना, मोस्ट वेलकम है, और आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम 100 मिलियन दे रखे हैं, पर ये नहीं, पैसा आपको लौटाना नहीं है, पैसा लौटाना होता है पर इस पर बहुत मिनिमम इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल नेग्जिबल इंटरेस्ट होता है। पैसा लौटाना है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, नेग्जिबल इंटरेस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे देश से आके $100 मिलियन का कुछ भी खरीद सकते हो। उससे क्या होगा, देखो वो हमारे पास आए, उन्होंने DRDO से या फिर हमारा HAL जो है, हेलीकॉप्टर वाली जो है यूनिट जो है, उनसे बोला कि हमें इतनी डिफेंस के लिए मतलब इतनी बंदूक चाहिए। एक तो क्या हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे उन्हें देने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट रखेंगे और आदमी को रखेंगे, हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, ना कि डायरेक्ट पैसा देते हैं। डायरेक्ट पैसा देंगे तो वो तो किसी कंट्री जाके खरीद लेगा, हमें क्या फ़ायदा। तो हम क्या लाइन ऑफ क्रेडिट देना स्टार्ट करें। लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है। RTI के बारे में पढ़े, किसके अंडर दिया, आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, ये क्या एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है मॉरिशस और इंडिया के बीच में। वो है कॉम्प्रिहेंसिव आपका CECP। RTI के बारे में पढ़ाऊंगा। और न्यूज़ इसमें दिखा देता हूँ क्या है। और न्यूज़ क्या है, एक न्यूज़ आपकी इससे रिलेटेड आती है, IAE से रिलेटेड आती है। दूसरी न्यूज़ क्या आती है, श्रीलंका में प्रोजेक्ट दिया जा रहा था कि वो क्या कर रहा था, वो ADB बैंक के पास जा रहा था लोन लेने के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो मनीला में है फिलीपाइंस में। तो उसमें एक पोर्ट है, आइलैंड्स हैं आपका, आपका ने नी तीवू करके और नीदुन तीवू करके ये दो आइलैंड्स हैं जो इंडिया के बहुत पास है, आपके पलक बे में है, 50 किलोमीटर तमिलनाडु में है। वो चाइना को दिया जा रहा है डेवलप करने के लिए, पर इंडिया ने कंसर्न जताया कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना, आप चाइना को मत दो और ना ही आप ADB बैंक के पास जाओ, हम आपको ग्रांट देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, ग्रांट देंगे इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो चाइना बोल रहा है कि हम थिंक करेंगे इस बारे में, कंसीडर, और इंडिया प्रपोजल कंसीडर करेंगे, क्योंकि लोन लेने जा रहे हो और चाइना से वैसे डायरेक्ट ट्रैप में फंस रहे हो, तो हम क्यों फंस रहे हो, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये न्यूज़ है। फिर जो डील साइन हुई है मालदीव्स के बीच में, इंडियन मतलब कि क्या होगी, डिबेट डिफेंस डील साइन हुई है, मालदीव से भी साइन हुई है, देखो तो वो भी साइन हुई है कि उनका UTF हार्बर प्रोजेक्ट है। UTF हार्बर प्रोजेक्ट याद रखना किसका है, मालदीव्स का है, मालदीव्स और इंडिया का। उसे क्या हम डेवलप करेंगे, उनके कोस्ट गार्ड को कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, उनकी जो UTF हार्बर डेवलप आपका हार्बर है उसकी भी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, उसकी भी डेवलप करेंगे। और डिफेंस कोस्ट गार्ड जो है उनको हम ट्रेन करेंगे, मतलब कि जो उनके हैं मालदीव्स के। तो ये है, ये आज की न्यूज़ है सारी। मैं अपने इस पे आ जाता हूँ। अब इंडिया की रेटिंग इंक्रीज होगी, जो बैंक की रेटिंग बता दी थी ना, मतलब कि निगेटिव रेटिंग बता दी थी, अब स्टेबल रेटिंग में आ गए हैं बैंक, कि उनकी रेटिंग स्टेबल हो गई है। अब ऐसा पैसा आपका डूबेगा नहीं, बैंक में रख लेना। वैसे 5 लाख रुपए तो मिलना ही है, कितना ही पैसा हो आपका। तो मैं आपको आ जाता हूँ अपने नोट्स पे। पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, IEA के बारे में पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, 1957 में बनी थी, विद इन UN फैमिली के अंदर बनी थी, और ये रिपोर्ट करती है UNGA को, जनरल असेंबली को, सिक्योरिटी काउंसिल को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वीनिया ऑस्ट्रेलिया में है। फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, प्रमोट करती है सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो, गंदी चीज़ों के लिए यूज़ मत करो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। ये सीख भी करती है, देखती भी है, प्रमोट भी करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और इनहिबिट करती है कि आप इस चीज़ के लिए यूज़ मत करो, मिलिट्री पर्पज़ के लिए या न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज़ मत करो, ठीक है ना। 169 मेंबर है, 1 मेंबर 1 वोट है इसके अंदर। और ये कुछ प्रोग्राम भी चलाती है। प्रोग्राम क्यों चलाती है, जो देश ऑलरेडी न्यूक्लियर की प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं, मतलब कि उनमें कैंसर हो गया रेडिएशन से, तो उसके लिए एक्शन प्लान, थेरेपी प्लान चलाती है। ह्यूमन हेल्थ के लिए चलाती है। वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट चलाती है। और प्रोजेक्ट चलाती है इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल क्लीन के लिए। मतलब कि देखो, सब ये न्यूक्लियर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हेल्थ भी है, प्रॉब्लम आ गई उसके लिए, कैंसर हो जाता है उसके लिए, अब न्यूक्लियर डेवलप करने में वाटर लगता है, उसकी इन्हेंसमेंट के लिए भी। और जो कुछ न्यूक्लियर के रिएक्टर है, उनके फ्यूल्स हैं, उनको मतलब कि इनोवेटिव तरीके से यूज़ करने के लिए भी ये प्रोग्राम चलाती है। तो ये भी आप थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी RTI से रिलेटेड। RTI 2005 में आया था, जो भी बता रहे हैं कि पावर आपने कम कर दिया। ये पावरफुल मतलब कि क्यों आया था, ये यूनिवर्सल मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में, उसको देखते RTI एक्ट लाए थे 2005 में। और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में हुई थी, उसको देखते हुए हम ये एक्ट लाए थे। क्यों क्यों लाए थे, इस वाली इंटरनेशनल कन्वेंशन जो आपकी कन्वीनेट हुई थी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 96 में, क्या बोला गया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू सीक एंड इम्पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें इंफॉर्मेशन एक्ट लाना चाहिए, तो हम 2005 में लेके आए। ऐसे एक जॉन आपका थॉमस जी, उन्होंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। आरटीआई लगा के हम कितनी चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आरटीआई एक्ट लेके आए थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम्पावर करना था सिटीजन को, प्रमोट करना था ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को, कंटेन करना था करप्शन को रोकने के लिए, इनहेंस करना था पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि लोग भी पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। आपकी रिपोर्ट नहीं हो रही है आरटीआई, आप लगाओगे मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है, मेरी रिपोर्ट का कहाँ तक कुछ पहुँचा, मेरे ये डॉक्यूमेंट कहाँ तक पहुँचे। तो करप्शन जो होता है, करप्शन कर्टेल कर लेते थे। आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बढ़ जाता था, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एम्पावर हो जाते थे सिटीजन। अब फ्यूचर्स क्या आते हैं इसके, 1 to 1 फ्यूचर्स है। होली एक्सपेक्ट मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं लगती थी, पर अब लगने लगेगी क्योंकि यूटीज़ बन गया है। तो ये सेक्शन अलग से दिया गया था। इसमें एक सेक्शन 2F था जो इन्फॉर्मेशन का मीन बताता था, कैसी इन्फॉर्मेशन। तो मेटेरियल इन द एनी फॉर्म, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट, ईमेल, उस चीज़ से रिलेटेड। सेक्शन 2J था जो राइट टू इन्फॉर्मेशन बताता था। इट इज़ a means that any information accessible under this act which held by and under control of public authority में। पब्लिक अथॉरिटी आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, आप पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है। सेक्शन 4 था इसके अंदर, आरटीआई एक्ट के रिक्वायर्ड टू सीओ मोटो, ये सीओ मोटो भी पावर ले सकते हैं टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन बाय द ईच पब्लिक अथॉरिटी। आप पब्लिक अथॉरिटी के बाहर जाकर ऑफिस पे सारी इन्फॉर्मेशन चिपकी होती है नोटिस बोर्ड पे, तो आपको खुद भी जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको खुद मतलब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। इसमें सेक्शन 181 था, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जिम करता है कि मतलब कि अगेंस्ट द फंडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई, जो कुछ इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए 81 और 82 डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जिम करता है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना 1923 वाला, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो पब्लिक में नहीं लानी होती है। तो ये 2 सेक्शन है रोकते जो है, तो ये याद रखना। अब आप आज रजिस्टर करो, 30 दिन में अंदर आपको मिल जानी चाहिए, विद इन 30 डेज में आपको क्या मिल जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। इट एप्लीकेबल टू कंसर्न द लाइफ ऑफ द लिबर्टी। अगर किसी की लाइफ से, लिबर्टी से ऊपर पर्सन के ऊपर बात आ रही है तो 48 आवर्स में उसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर 2013 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, रिमूव कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को। भाई ऐसा क्यों किया गया, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों रिमूव कर दिया गया? तो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी से बाहर कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये गलत बात है। ठीक है ना। 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, जो पावर थी मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उसकी पावर छीन के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी कि उसकी सैलरी वैलरी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि आपका सुप्रीम कोर्ट के जज के इलेक्शन कमीशन के बराबर होनी चाहिए, तो उसकी पावर छीन ली। सैलरी की पावर, टेन्यूर की पावर, जो फिक्स टेन्यूर दे रखा था 5-6 साल का, वो छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया आपने। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, तो एक तरह से पावर आपने डाइल्यूट कर दी, गलत चीज़ किया, पावर उसकी कम कर दी, डाइल्यूट द इंडिपेंडेंसी ऑफ CIC। भाई किसी का अधिकार मेरे ऊपर आ गया तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ ना, तो ऐसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ था, तो आपने उसकी पावर छीन ली। फिर JCPO डील क्या होता है, जो IAEA पढ़ा है उससे रिलेटेड है। ईरान को हम क्या यूरेनियम देंगे और उसे वो अच्छे काम के लिए यूज़ करना है, तो ये हुआ था JCPO डील में। इसमें P5 और 1 नेशन थे, कि 5 तो परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, और एक जर्मनी था EU का। ये मॉनिटरिंग कर रहे थे ईरान को कि वो अच्छे काम के लिए यूरेनियम का यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 2019 में ट्रम्प ने ये रोक दिया था, डील ये रोक दी थी कि हम नहीं दे रहे यूरेनियम। अब जो बाइडन आया उन्होंने बात करना स्टार्ट किया है। तो ये होगी सेडिशन चार्ज हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये केदार सिंह जो आज के न्यूज़पेपर में आई है, सेकंड केस NCA BRC रिपोर्ट जो क्या बोलती है 60% बढ़ गया है। ब्रिक्स हमने पढ़ लिया है। फिर ये CPCA बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है CECA बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस, एम टू लिबरलाइज द ट्रेड बिटवीन 2 कंट्री। उसका एम क्या होता है, काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंक्लूड ट्रेड एंड सर्विस दोनों के लिए होता है। ये थी आज की न्यूज़, और क्या बचा है मैं आपको देख लेता हूँ। आज का थोड़ा लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं रखना चाहिए, पर मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी 3-4। आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा रहा, कभी और कवर कर लूँगा, कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आई थी एक, वो मैंने छोड़ दी है। यहाँ से मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। फिर मैं यहीं पर रोक देता हूँ।